देखिए, आपको दिया हुआ है उसने कि ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग से ब्लॉक अटैच कर दिया, यहां से आपने एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी v, और ये जो एंगल दिया हुआ है दिस एंगल इज 45 डिग्री, और ये जाकर ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है, यहां कहीं आ गया होगा ब्लॉक, ये पार्टिकल जाकर ऐसे जाता है और ये पार्टिकल इस ब्लॉक को हिट कर देता है। जब ये ब्लॉक को हिट करता है तो टाइम दिया है 1 सेकेंड, जब प्रोजेक्ट करते हैं तो टाइम था t इक्वल टू 0। तो इस पार्टिकल के लिए, फॉर पार्टिकल, देखो इसमें सब कुछ बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ था जब ये क्वेश्चन आया था। पार्टिकल के लिए जो टाइम पीरियड है दैट टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है 45 डिग्री, वो आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी बता दो। तो एसएचएम में जो पार्टिकल है ना उसका तो कहीं यूज ही नहीं है, दिस इज सिंपली 2v sin थीटा डिवाइडेड बाई g। टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड, 2 इंटू v sin 45 डिग्री, g is 10, 5 चला गया। So 1 is v by 5 sin 45 is 1 by root 2, तो v आ गया 5 रूट 2। इसको अगर अंदर ले जाओगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट ओवर 50 मीटर पर सेकेंड। कोई यूज नहीं था उस पार्टिकल का जो पार्टिकल एसएचएम में है। सारा डेटा बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ था और सब बेवकूफ बन रहे थे। अरे जब टाइम पीरियड दे दिया उसने, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे दिया, वेलोसिटी पूछ रहा है, तो क्या परेशानी, एक लाइन की कैलकुलेशन है भाई, हुआ ये सबसे। अमरीश हो गया? तो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया, हमने कुछ खास नहीं किया, बस टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन डिस्कस किया था और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैं रब कर रहा हूं इसको। एक क्वेश्चन और देखो, ये भी जेई का प्रीवियस ईयर्स है, इसे भी आप ट्राई करेंगे, जरा नींद खुलेगी सबकी। एक स्प्रिंग दी हुई है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, मोहित 4 लेक्चर के आसपास हो चुके हैं। एक रॉड कनेक्टेड है लेंथ एल और मास एम की, इस रॉड से एक स्प्रिंग और लगा दिया आपने, और इस स्प्रिंग को इस रिजिड सपोर्ट से अटैच कर दिया। इट्स अ रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम, रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम। ये स्प्रिंग कांस्टेंट भी के है। मुझे टाइम पीरियड कैलकुलेट कर बताओ, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होगा। टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताइए, टाइम पीरियड क्या आएगा। टाइम पीरियड चाहिए सिस्टम का। ये रॉड लगी हुई है, लेंथ एल और मास एम की रॉड है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट के, दोनों स्प्रिंग्स आइडेंटिकल है। टाइम पीरियड कैलकुलेट कीजिए। टाइम पीरियड ऑफ रॉड, रॉड के ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड क्या होगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूं इसका।
ऑप्शन ए दिया हुआ है 1/2 पाई रूट ओवर 2k/m। ऑप्शन बी दिया है 1/2 पाई रूट ओवर k/m। ऑप्शन सी दिया है 1/2 पाई रूट ओवर 6k/m। और ऑप्शन डी दिया है 1/2 पाई रूट ओवर 24k/m। आंसर बताइए क्या आएगा। बी। ओके, और किसी का कुछ आंसर? वरुण का ए आ रहा है। ओके, अम्बरीश का भी ए आ रहा है। ओके, रूज का भी ए है। सब गड़बड़ कर रहे हो, सुनो, सब गड़बड़ कर रहा है भाई। पहली गलती तो ये है कि आप सब ये क्यों लेके चल रहे हो कि रॉड का ऑसिलेशन लीनियर होगा। भाई लीनियरली कैसे ऑसिलेट कर सकती है? रॉड ऐसे थोड़ी ना ऑसिलेट करेगी, रॉड का ऑसिलेशन एंगुलर होगा। रॉड का जो ऑसिलेशन मिलेगा, दैट ऑसिलेशन विल बी एंगुलर। ऐसे है। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद रॉड ऐसी ही होगी, इन दो एंड्स पर फिक्स्ड है ना। ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा। तो ये रॉड यहां तक आएगी, जब रॉड आगे जाएगी तो स्प्रिंग थोड़ी सी स्ट्रेच होगी, यहां भी स्प्रिंग कुछ स्ट्रेच होगी, ये दोनों एंगल थीटा। ये वाली जो लेंथ है, दिस लेंथ इज L/2। तो एस एच एम ऑफ रॉड जो होगा, एस एच एम ऑफ रॉड इज एंगुलर। रॉड का एस एच एम एंगुलर होगा, लीनियर नहीं होगा। भाई ये बात समझ में आई सबके कि एंगुलर होगा लीनियर नहीं होगा? जो पहली गलती है आप लोगों की। भाई ये क्लियर हुआ सबका कि एस एच एम एंगुलर होगा? ओके, अब इस एंगुलर के बाद आपको ये कैलकुलेट करना है कि इस दोनों स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन कितना होगा। तो देखो, अगर इस पॉइंट को मैं O कह देता हूं, ये L/2 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, और एक्सटेंशन को मैं X कह देता हूं। स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होगा, दैट एक्सटेंशन इज X। तो एंगल की जो डेफिनेशन है, एंगल इज लेंथ ऑफ आर्क विच इज X। ये वाला जो एंगल बन रहा है, फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है, देखते हैं। तो ये जो एंगल थीटा है, ये जो बन रहा है, ये एंगल थीटा है, लेंथ L/2 है, एक्सटेंशन X है। तो थीटा को लिख सकते हैं X/L/2। तो यहां जो एक्सटेंशन आया, दैट एक्सटेंशन इज थीटा L/2। ये एक्सटेंशन है स्प्रिंग के अंदर। दूसरी स्प्रिंग में भी जो एक्सटेंशन होगा, X1 और X2, दोनों स्प्रिंग्स में एक्सटेंशंस तो सेम आएंगे एटलीस्ट, क्योंकि जब ये थीटा से आगे जाएगा, ये भी थीटा से पीछे जाएगा, दोनों के अंदर एक्सटेंशन सेम है। एक्सटेंशन इन बोथ स्प्रिंग्स। अब जब दोनों स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन सेम है, तो दोनों स्प्रिंग्स में रीस्टोरिंग फोर्स भी सेम होगी। यहां जब आप रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करेंगे F1 और F2, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स होती है माइनस ऑफ kx। तो दोनों में रीस्टोरिंग फोर्स आएगी माइनस ऑफ k थीटा L/2। लेकिन ये एंगुलर है, तो रीस्टोरिंग टॉर्क चाहिए।
restoring torque by spring 1। स्प्रिंग 1 जो रिस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई करेगी, तो देखो होगा क्या, ये यहां जाएगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देगा, दोनों टॉर्क का डायरेक्शन सेम होगा। तो स्प्रिंग 1 की वजह से जब टॉर्क लोगे, भाई टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो फोर्स जो एक्ट कर रही है यहां पर, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि क्लियर दिख जाए। ये पॉइंट O है जिसे मैंने यहां लिया हुआ है, ये डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, F1 कहते थे। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट की अबाउट रोटेट करेगी, अबाउट O, रॉड जिसके अबाउट रोटेट करेगी। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, जिसे आप R परपेंडिकुलर कहते हो, वो R परपेंडिकुलर L/2 हो जाएगा। तो यहां जो फर्स्ट जो टॉर्क आएगी, दैट इज फोर्स F1, फोर्स F1 इज K1x माइनस KX, माइनस के एक्स को लिख सकते हैं माइनस के थीटा L/2 मल्टीप्लाइड बाय R परपेंडिकुलर L/2 के इक्वल है, दिस इज L/2। तो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन मैंने बस यूज कर लिया, फोर्स इंटू R परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट जो टॉर्क आ गई फर्स्ट स्प्रिंग की वजह से, माइनस के थीटा L डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह से रीस्टोरिंग टॉर्क जो स्प्रिंग 2 पर होगी, रीस्टोरिंग टॉर्क बाय स्प्रिंग 2 अबाउट हो। तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगी O के अबाउट τ2, ये रीस्टोरिंग टॉर्क भी τ1 की इक्वल आएगी। देखिए फोर्सेस भी सेम है, सेपरेशन भी सेम है, ये डिस्टेंस भी L/2 है, तो जो τ2 होगा वो τ1 के इक्वल होगा, और ये दोनों आ जाएगा माइनस ऑफ के थीटा L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये दोनों टॉर्क एग्जैक्टली इक्वल आ गए। और देख रहे हो दोनों टॉर्क क्लॉकवाइज एक्ट कर रही हैं, इधर खींचेगा तो भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज। दोनों टॉर्क का अगर डायरेक्शन सेम है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो नेट टॉर्क होगी रॉड पर, नेट टॉर्क ऑन रॉड, रॉड के ऊपर नेट टॉर्क इज वेक्टर सम ऑफ τ1 एंड τ2, दोनों को ऐड कर देंगे। τ1 कितना है, माइनस के थीटा L स्क्वायर बाय 4 माइनस के थीटा L स्क्वायर बाय 4। तो नेट टॉर्क इज माइनस के थीटा L स्क्वायर बाय 2, ये नेट टॉर्क आ गई। अब ये जो नेट टॉर्क है इसमें देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेट टॉर्क इज माइनस के L स्क्वायर बाय 2 इंटू थीटा। तो ये जो के L स्क्वायर बाय 2 है, इस के L स्क्वायर बाय 2 को आप के कह दीजिए। बेसिकली जो हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है ना, थीटा के अलावा जो भी आता है, तो तुम्हारे कांस्टेंट का जो काम है वो काम ये करेगा, माइनस नॉट माइनस के L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। फिर यहां से तुम ओमेगा निकाल सकते हो, ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा क्या आता है, रूट ओवर के बाय एम, रोटेशन में आएगा रूट ओवर के बाय आई, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपको रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए सेंटर के अबाउट, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट होता है एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो ये ओमेगा हो गया रूट ओवर के, विच इज के एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और एम एल स्क्वायर बाय 12। सो ये चला गया, ये कैंसिल हो गया। सो ओमेगा आपको मिल गया रूट ओवर के बाय एम, और ये 6 आ गया। ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाय कैपिटल टी, तो 2 पाई बाय कैपिटल टी इज रूट ओवर 6 के बाय एम। तो यहां से टाइम पीरियड मिल गया, इट्स 2 पाई
रूट ओवर m ओवर 6k। सो कोई ऑप्शन, ये टाइम पीरियड आ जाएगा। भाई बताओ, क्लियर हुआ ये? मंजू, अच्छा आज राहुल आया हुआ है। तला, सलमान, वरुण, भाई ये भी जेई का प्रीवियस ईयर है, तो इतनी तो लेंथी कैलकुलेशंस जाती हैं। ओके, कई लोगों को एक बार और पता करना है, देखो। अरे आमिर, के तो टू के मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन तो तब लोगे ना जब लीनियर ऑसिलेशन हो, तो लीनियर है ही नहीं, एंगुलर है। जो तुमने पढ़ा था सीरीज पैरेलल जो पढ़ाया था, वो तो लीनियर के लिए पढ़ाया था। तो देखो भाई, कुछ लोगों को परेशानी है इसमें। ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से जो रेड कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक रॉड कनेक्ट की हुई है, मास m और लेंथ l की, और रॉड के बाद एक स्प्रिंग और लगा दी आइडेंटिकल। मैं कह रहा हूँ इसमें बताओ कि ऑसिलेशन कैसा होगा। तो ये एंगुलर ऑसिलेशन होगा, रॉड आगे पीछे तो नहीं मूव कर सकती, लेकिन जैसे आप टिल्ड करोगे थीटा एंगल पर, ये टिल्ड हो गई है। तो ये वाली स्प्रिंग कुछ स्ट्रेच होगी एक्स अमाउंट से, ये स्ट्रिंग भी कुछ स्ट्रेच होगी एक्स अमाउंट से, और उसके बाद पहले ही ऐसे ऑसिलेट करेगी, फिर ये ऐसे ऑसिलेट करेगी, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रॉड ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। तो आपको देखना है कि यहाँ रीस्टोरिंग टॉर्क क्या आ रही है। तो इसके अंदर पहले एक्सटेंशन निकालते हैं। एक्सटेंशन के लिए एंगल का रिलेशन यूज करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क इज x, रेडियस इज l/2, तो यहाँ से x1 2x बाय l आ गया। अब x, ये x आ गया थीटा इंटू l/2। जो एक्सटेंशन पहली स्प्रिंग में होगा वही एक्सटेंशन दूसरी स्प्रिंग में होगा, दोनों आइडेंटिकल, x1 x2 दोनों l थीटा/2 आ गया। दोनों स्प्रिंग्स में जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होंगी F1 F2 इज माइनस ऑफ kx, तो आप लिख सकते हैं माइनस k थीटा l/2। दोनों के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स सेम आ गई। अब आपको रिस्टोरिंग टॉर्क चाहिए, क्योंकि ये रॉड्स रोटेट कर रही हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहली रॉड के अंदर जो फोर्स एक्ट कर रही है F1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r परपेंडिकुलर विच इज l/2। तो टॉर्क आ गया फोर्स इनटू l/2, तो ये टॉ1 का एक्सप्रेशन आ गया। सेम सेकंड वाली रॉड में भी एक टॉर्क, नीचे वाली स्प्रिंग की वजह से भी टॉर्क डेवलप होगी। तो रॉड के ऊपर ये वाली टॉर्क भी एक्ट करी, ये वाली टॉर्क भी एक्ट करी, दोनों टॉर्क का डायरेक्शन सेम है। तो रॉड पर जो नेट टॉर्क होगी दैट इज वेक्टर सम ऑफ दीज टू। तो जो नेट टॉर्क है वो नेट टॉर्क इन दोनों टॉर्क को वेक्टोरिकली ऐड करके आ जाएगी। सेम डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएगा, ये नेट टॉर्क आ गई माइनस KL² बाई 2 थीटा। थीटा के अलावा जो कुछ भी आता है वो कांस्टेंट है, तो आ गया KL²/2। ओमेगा को आप लिख सकते हैं √k/i। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का आता है ml²/2 सेंटर के अबाउट। के आपने ऊपर निकाला KL²/2। भाई ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये पूरा स्प्रिंग फैक्टर है रोटेशन के लिए। तो ओमेगा होता है √k/i, आई की वैल्यू रख दी, ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड आ गया। चलो भाई जल्दी से लिखो इतना। हमें आमिर, अब कंफ्यूजन बताओ। आमिर तुम्हारी कंफ्यूजन ये है कि ये 2k क्यों नहीं हो रहा, तो ये पैरेलल है ही नहीं। पैरेलल तब होता है जब लीनियर एसएचएम होता है, लीनियर है ही नहीं। अमरीश क्लियर हुआ? सलमान, तला, तो स्प्रिंग पर ना, ये जेई के प्रीवियस ईयर्स में दो क्वेश्चन बड़े अच्छे थे जो प्योरली स्प्रिंग के ऊपर थे। स्प्रिंग के अलावा उसने कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया था, बट घुमा रखा है। इसके अलावा, इसके बाद अब जरा पेंडुलम पर आते हैं। इतना लिख लेना तो मुझे बताओ। ओके, चलो भाई रब कर रहा हूं फिर मैं। ये सब लिख चुके हैं? राहुल एक एक दिन गैप कर कर आता है।
चलो नेक्स्ट देखो, एंगुलर एसएचएम में, अब एंगुलर स्टार्ट कर ही दिया है तो एंगुलर के सारे केसेस देख लेते हैं। सिंपल पेंडुलम, एंगुलर एसएचएम में सिंपल पेंडुलम है नेक्स्ट। तो देखिए सिंपल पेंडुलम क्या कहता है, पेंडुलम आप कई तरह के पढ़ेंगे, इनफैक्ट 3 तरह के हम पेंडुलम करेंगे, एक सिंपल पेंडुलम करेंगे, एक कंपाउंड पेंडुलम और एक टॉर्शनल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम समझो, सिंपल पेंडुलम में आपके पास मासलेस स्ट्रिंग होगी। अगर वो कहता है कि सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम से उसका मतलब है कि आपके पास एक मासलेस स्ट्रिंग है और एक पॉइंट मास बॉब है। अगर आपके पास सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम मींस एक मासलेस स्ट्रिंग और एक पॉइंट मास बॉब है आपके पास। अगर ये स्ट्रिंग मासलेस ना हो तो फिर ये सिंपल पेंडुलम नहीं है, कंपाउंड पेंडुलम हो जाएगा। तो ये जो पोजीशन है ये पेंडुलम की मीन पोजीशन है। मैंने पेंडुलम को कुछ डिस्टर्ब कर दिया, मैं यहां ले गया, मैंने इसे एंगल थीटा से डिस्टर्ब किया, ये बॉब वापस अपनी मीन पोजीशन पर आएगी, तो इस बॉब में एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगी, एक रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट कर रही होगी इस बॉब के अंदर। अब ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क होती है, टॉर्क वैसे तो डिराइव नहीं करना होता, लेकिन इसे हम डिराइव करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स में एक कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क चाहिए। तो देखो यहाँ रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होगी भाई, बॉब का डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा होगा mg, यहां टेंशन एक्ट कर रही होगी t, ये एंगल भी थीटा होगा, mg के कंपोनेंट्स ले लिए mg cos थीटा और एक ये कंपोनेंट ले लिया मैंने mg sin थीटा। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ये है mg sin थीटा जो मीन पोजीशन की तरफ एक्ट कर रहा है। लेंथ पूरे पेंडुलम की L मान लीजिए। तो देखो ये जो mg sin थीटा है ये लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो मुझे टॉर्क चाहिए O के अबाउट। देखो टेंशन O से पास हो रहा है, अगर फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो जाए तो टॉर्क जीरो हो जाती है, क्योंकि आर परपेंडिकुलर जीरो होता है। mg cos थीटा O से पास हो रहा है, तो अगर फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो जाए तो टॉर्क जीरो हो जाती है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होता है। सिर्फ बचा हुआ है mg sin थीटा। तो यहां पर जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगी, रीस्टोरिंग टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई ये डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, इस डेरिवेशन के बिना आप कई न्यूमेरिकल्स में अटक जाओगे। सो दिस इज mg sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज L। रिपीट दैट फोर्स स्टेटमेंट। ओके देखो वरुण, जब हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं ना, टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, हम O के अबाउट ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से आएगा। मान लो ये O है और कोई O ये है, कोई फोर्स O से पास हो जाती है, ऐसे दी हुई है फोर्स कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स O से पास हो रहा है। अगर O से पास हो गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो। टेंशन दिख रही है O से पास हो रही है, आगे एक्सटेंड करूंगा O से पास हो जाएगी, तो टेंशन की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो, टॉर्क जीरो। mg cos थीटा, इसको आगे एक्सटेंड करूंगा, ये भी O से पास होता हुआ दिखेगा, तो इसकी वजह से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो, टॉर्क जीरो। तो जो बचेगा कंट्रीब्यूशन वो सिर्फ बचेगा इस mg sin थीटा की वजह से, तो टॉर्क हो जाएगी mg sin थीटा इंटू L। वरुण क्लियर हुआ? अब चूंकि ये मीन पोजीशन की तरफ है तो इसको यहां नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया माइनस ऑफ mgl sin थीटा। ये अभी SHM नहीं है, SHM होने के लिए माइनस ऑफ k थीटा होना चाहिए, साइन थीटा नहीं। तो यहां पर हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन।
That means theta is small. If theta is small तो sin theta को आप theta लिख सकते हैं. इसका ख्याल रखना, क्वेश्चंस यहां से घुमा देता है, क्या देगा, लार्ज एंगल है तो टॉर्क इज माइनस ऑफ mgl थीटा, ये टॉर्क आ गई. तो देखो इसको अगर मैं इक्वेट करूं माइनस ऑफ k थीटा से, तो k की जगह आ गया mgl. तो अगर k की जगह mgl आ गया तो जो ओमेगा होगा, ओमेगा होता है रूट ओवर k बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इस बॉब का मास m है, स्ट्रिंग की लेंथ l है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सिंपली ml स्क्वायर. यहां वैल्यू रख दी. तो यहां ये जो आपका ओमेगा आया दैट इज रूट ओवर k which is mgl divided by I which is ml square. m से m कैंसिल हुआ, l से स्क्वायर कैंसिल हुआ, ओमेगा आ गया रूट ओवर g डिवाइडेड बाय l. So omega is 2 pi by t which is root over g by l. तो यहां से आप टाइम पीरियड लिख सकते हैं 2 पाई रूट ओवर l बाय g. तो यहां से आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल पेंडुलम का. बट याद रखिएगा इसको यूज करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन है ऑसिलेशन शुड बी स्मॉल. स्मॉल ऑसिलेशन के लिए वैलिड होगा. दूसरी कंडीशन है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शुड बी वेरी वेरी लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अर्थ के रेडियस से बहुत कम होनी चाहिए. लेकिन अगर, अब मैं दूसरा वाला डेराइव तो नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं रिलेशन, इसको याद रखिएगा. अगर वो आपसे कह देता है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग is comparable to radius of earth, कि स्ट्रिंग की लेंथ अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल है या बड़ी मान लो. तो ऐसा हो रहा है कि अगर ये अर्थ है, पेंडुलम कहीं स्पेस में लगा हुआ है और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा. अगर ऐसा हो जाए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर रेडियस से कंपेरेबल हो जाए या बड़ी हो जाए, तो टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन होता है ये आ जाता है 2 पाई रूट ओवर 1 बाय जी 1 बाय एल प्लस 1 बाय आर. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड. और अगर इसी में कहता है कि L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो भाई यही बन जाएगा. अगर वो कहता है L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R, तो देखो इसको 1 बाय L को तो आप निग्लेक्ट कर दोगे, तो ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ जाएगा. L बहुत बड़ा है तो 1 बाय L छोटा है, ये आ जाता है रूट ओवर R बाय G, वेयर R इज रेडियस ऑफ अर्थ. तो ये सिंपल पेंडुलम के लिए दो एक्सप्रेशंस याद रखने. फिर देखते हैं इसमें क्या क्या वेरिएशंस आ सकते हैं. सो ये एक्सप्रेशन तब वैलिड है जब स्मॉल ऑसिलेशन है और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ. अगर लेंथ कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ हो जाए तो टाइम पीरियड का ये एक्सप्रेशन होगा. इतना लिखो जल्दी से, फिर इसमें वेरिएशंस देखेंगे क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं. टाइम वाला रिपीट कर दूं. कौन सा मंजू, कौन सा टाइम पीरियड जो हमने कैलकुलेट किया है वो, या फिर अच्छा. सो यहां तक समझ में आया था आपके, ये वाला पोर्शन ओमेगा तक, ये वाला मंजू यहां तक क्लियर हुआ या इससे पहले जाऊं? ओके. तो देखो ये जो ओमेगा है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप सिंपली लिख सकते हो, ओमेगा को जब आप टाइम पीरियड की टर्म्स में लिखोगे इट्स 2 पाई बाय कैपिटल टी टाइम पीरियड. तो ओमेगा की जगह आपने 2 पाई बाय टी लिख दिया विच इज रूट ओवर जी बाय एल. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी को इधर ले जाइए, ये इधर सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी. ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है पेंडुलम का. और ये एक्सप्रेशन आप यूज तभी करेंगे जब
स्मॉल ऑसिलेशन होगा, मींस पेंडुलम का ये जो एंगल है, जिस एंगल के अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा है, ये एंगल स्मॉल होगा। दूसरा कि लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल बहुत कम होगी। जब ऐसा होगा तभी आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। हाँ मंजू, ये क्लियर है? इसके आगे भी कुछ एक्सप्लेन करना है? तुम्हारा शायद डाउट कुछ और है। हो गया, या मैं अनम्यूट करूं? हो गया डाउट। चलो भाई इतना लिख लो तो मुझे बताओ, फिर इसमें वेरिएशंस देखते हैं कि क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं। भाई जब सब इतना लिख लो तो बताओ मुझको। तलहा, उमामा, R is radius of Earth. Varun, R is radius of Earth. अरे गैलेक्सी J7 कौन है ये? भाई नाम लिख लो जरा अपना, गैलेक्सी J7 नेक्स्ट। अच्छा कवलदीप, चलो 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 चलो। L is greater than R, लास्ट वाला। हो गया। तो देखो यहां सिर्फ इतना है कि अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है, राहुल, राहुल और आमिर तुम्हारा कॉमन डाउट है, अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, मींस ये स्ट्रिंग की लेंथ अर्थ के रेडियस से ज्यादा है या कंपेरेबल है, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। सिर्फ रीजन ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करने लगेगा इतनी हाइट तक जाते जाते। अब डेरिवेशन की इसमें जरूरत नहीं है, जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है दैट्स 2 √1/g 1/l + 1/r। भाई ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना होगा। अब आमिर मैंने कहा कि अगर एल, इसमें दो केसेस लिए मैंने, एक लिया अगर एल इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, एक मैंने केस लिया इफ एल इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल बहुत कम है, एल इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, दैट मीन्स 1/l इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1/r। तो 1/l + 1/r को आप ऑलमोस्ट लिख सकते हो 1/l। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ गया 2π√, देखो यहाँ 1/l बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसे लिख देते हैं 1/g इंटू 1/l। तो ये आ गया टाइम पीरियड, आ गया 2π√l/g, ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। अब ये जो L है, अगर ये बहुत बहुत बड़ा है, ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ अर्थ, अगर ये रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आप लिख सकते हैं भाई अगर L बड़ा है तो 1/l छोटा होगा, तो इसे आप लिख सकते हो 1/l इज वेरी वेरी लेस देन, अगर वो कहता है 1/r, इनवर्स कर देंगे तो 1/l + 1/r को 1/r लिख दो। तो टाइम पीरियड क्या बचेगा 2π√1/g, और ये जनाब 1/r आ गया। आर को ऊपर ले जाइए, टाइम पीरियड हो गया 2π√r/g, दैट्स टाइम पीरियड। राहुल, आमिर, अब क्लियर है ये? राहुल, आमिर, चलिए इसमें फर्दर केसेस देखते हैं। जब इतना लिख लो तो मुझे बताओ, इसे रब करते हैं, फिर इसमें फर्दर और केसेस देखेंगे। इसमें और कई केसेस आ सकते हैं सिंपल पेंडुलम के अंदर। जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं यार, आज एटलीस्ट पेंडुलम तो सारे खत्म हो जाए। 40 मिनट बचे हैं बस क्लास में।
उमामा, तलहा, उरूज, राहुल, हो गया इतना सबका? अच्छा हो गया। चलो जी रब करते हैं इसे। अब देखो इसमें कई केसेस देता है, उन केसेस में क्या होगा नोट डाल के लिखते हैं। इफ पॉइंट at which pendulum is pivoted is accelerating। मीन्स आपने जहां भी पेंडुलम लगाया हुआ है, किसी सीलिंग से लगाया है, जिस पॉइंट से भी लगाया, वो पॉइंट अपने आप में एक्सिलरेट कर रहा है। तो ऐसे केस में हम जी इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं, वेयर जी इफेक्टिव इज मॉड ऑफ जी माइनस ए। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, माइनस द एक्सिलरेशन ऑफ द सिस्टम जहां वो पिवटेड है, अटैच्ड है। तो देखो इसमें कितनी टाइप के केसेस बन सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर मैं ऐसा कह दूं कि मैंने ये एक कार्ट ली, यहां आपने पेंडुलम अटैच कर दिया और ये कार्ट राइट में जा रही है विद एन एक्सिलरेशन है। तो और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में तो कोई इशू ही नहीं है, हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करता है। तो आप जी को तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस जी जे कैप, डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है। और ए अगर एक्स के अलॉन्ग है, आपने से ए आई कैप लिख दिया। जी इफेक्टिव आपका आ गया, जी इफेक्टिव इज वेक्टर जी माइनस वेक्टर ए, सो इट्स माइनस जी जे कैप माइनस ए आई कैप। ये आ गया जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का मैग्नीट्यूड ले लीजिए भाई। जी इफेक्टिव का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, माइनस कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर हो जाता है, तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। This is the magnitude of G effective, root over G square plus A square. So time period का expression is simply root over 2 pi root over L by G effective. G effective क्या आपने वैल्यू रख दी, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसी में अगर वो कहता है ये हॉरिजॉन्टली नहीं जा रहा, वो आपसे कहता है इस पेंडुलम को किसी लिफ्ट में लगा दिया आपने, लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एन एक्सिलरेशन ए। तो अब मैं थोड़ी सी चीजें डायरेक्ट लिखूंगा। जी इफेक्टिव जो होगा दैट्स माइनस जी जे कैप, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है, सिस्टम का एक्सिलरेशन अपवर्ड्स है, तो माइनस ए जे कैप, सबट्रैक्ट करना होता है ना जी माइनस ए। तो आप लिख सकते हो जी इफेक्टिव हो जाएगा माइनस जे कैप, आपने कॉमन ले लिया जी प्लस ए। भाई मैग्नीट्यूड तो यही बचेगा, जे कैप तो डायरेक्शन बता रहा है, तो मॉड ऑफ जी इफेक्टिव आ गया जी प्लस ए। तो जब आप इस जी इफेक्टिव को यहां यूज करेंगे तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हो जाएगा, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव इज जी प्लस ए। इसी में केस 3, अगर यही जो ब्लॉक है जहां पेंडुलम अटैच्ड है, ये ऊपर जाने की जगह नीचे जाने लगे विद एन एक्सिलरेशन है, सो अब जो आपका जी इफेक्टिव होगा दैट जी इफेक्टिव विल बी माइनस जी जी जे गैप, दैट वुड बी माइनस ऑफ जी जे गैप और माइनस ऑफ ए जे गैप। भाई एक्सिलरेशन भी डाउनवर्ड्स है, माइनस ऑफ, अच्छा देखो सुनो, हमें करना होता है ना जी माइनस ए, तो अब जो आपका ए है वेक्टर फॉर्म में, दैट ए इज माइनस ऑफ ए जे गैप, तो दिस इज माइनस ऑफ माइनस ए जे गैप। तो ये जी इफेक्टिव आ गया आपका माइनस जी जे कैप प्लस ए जे कैप। तो जी इफेक्टिव मिला, जे कैप आपने कॉमन ले लिया, ए माइनस जी आ गया। तो आप लिख सकते हैं यहां जो टाइम पीरियड होगा दैट्स 2 पाई रूट ओवर, अब इसको a माइनस, जब मैग्नीट्यूड लोगे तो g माइनस ए ले लो, इट्स 2 पाई रूट ओवर g माइनस ए।
G is greater than A। ये तो कुछ केसेस मैंने आपको करा दिए, मुझे एक केस आप लोग करके दिखाइए। अगर मैं इस पेंडुलम को किसी इंक्लाइंड प्लेन, पहले तो यहां तक बताओ, इन केस 3 तक किसी को कोई डाउट है? वरुण, तलहा, राहुल, मंजू, आरिशा, अमरीश, कवलदीप? तो अगर कोई डाउट नहीं है तो इसे आप मुझे करके दिखाइए जरा। इसके बाद हम क्या करते हैं, केस 2 में राहुल को परेशानी है। देखो राहुल, इसमें ये पेंडुलम जिस पॉइंट से भी अटैच्ड है वो ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करता है। तो जो जी इफेक्टिव है ना, जी माइनस ए, ये जो जी है, इस जी को माइनस जी कैप लिख सकते हैं, माइनस जी जे कैप लिख दिया। एक्सेलरेशन ऊपर नहीं है, ऊपर जा रहा है। जब एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है तो ये ए कितना है, ए जे कैप। तो हमें तो इस g को और इस a को सब्ट्रैक्ट करना है, सो दैट्स माइनस ऑफ जी जे कैप माइनस ऑफ ए जे कैप। तो माइनस ऑफ j कैप इज कॉमन, यू आर लेफ्ट विद जस्ट g प्लस a, सो g effective is g plus a only। हाँ राहुल, अब हुआ कुछ क्लियर? हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जी ए कैप को। अच्छा, अब एक काम और करिए, इसको इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं। अच्छा, केस 3 का लास्ट स्टेटमेंट देखो वरुण, यहां जो आपका जी इफेक्टिव आया ना, दैट इज जे कैप ए माइनस जी। जो मैग्नीट्यूड होगा जी इफेक्टिव का, उस मैग्नीट्यूड को आप ए माइनस जी भी लिख सकते हैं, जी माइनस ए भी लिख सकते हैं। मैं सिर्फ जी माइनस ए इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जी ए से बड़ा है। मैं मान के चल रहा हूं कि एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर देन द एक्सिलरेशन ऑफ द बॉडी। अगर ए ज्यादा होगा जी से, देन इट वुड बी ए माइनस जी। अगर बॉडी का एक्सिलरेशन जी से ज्यादा है वरुण, तो ए माइनस जी ले लेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है। ठीक है वरुण? सो यहां पर आपने एक पेंडुलम लगा दिया। मुझे इस पेंडुलम का टाइम पीरियड बताओ, और ये नीचे आ रहा है। मुझे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम बताइए, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होगा? चलो जी शुरू हो जाओ। ये 1 मिनट में आ जाना चाहिए। अमरीश जल्दी सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है। आपने बस इस ब्लॉक को यहां रख दिया और ये नीचे स्लाइड कर रहा है। टाइम पीरियड बताइए, टाइम पीरियड कितना आ रहा है? वही जी इफेक्टिव वाला केस होगा, जी माइनस ए करना है। डाउनवर्ड्स पहले तो ये देख लेना किस एक्सेलरेशन से स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा होगा। अम्बरीश इज 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। गलत है अम्बरीश, गलत आ रहा है। दोबारा सोचो क्या गड़बड़ कर रहे हो। अब्बास का ठीक है। और आंसर्स?
कवलदीप, मंजू, अमरीश दोबारा चेक करो, गड़बड़ कर रहे हो कुछ। आमिर, आरिशा, उमामा, रूज, राहुल ट्राई कर, इजी है। बस एक्सेलरेशन निकाल लो, हिंट दे रहा हूं। सलमान गड़बड़ है, नहीं। अच्छा चलो, हिंट ये कि इंक्लाइंड प्लेन है ना, पहले जी को रिजॉल्व कर लो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। एल बाय जी साइन थीटा। ए निकालो वरुण, ए कितना है? तुम्हारा क्या आया? गलत है। आमिर तुम्हारा भी गलत है। ए इज जी साइन थीटा। हाँ अम्बरीश, ये सही है। तो अब कर लो इसे सॉल्व, पे क्या बचा हुआ है इसमें? देखिए, सो यहां पर एक ब्लॉक बनाते हैं। और इस ब्लॉक में एक पेंडुलम लगा हुआ है, ये सिस्टम है। तो पहले तो ये चाहिए कि डाउनवर्ड्स इसका एक्सेलरेशन होगा क्या। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए एफबीडी बना लो। भाई ये जो पूरा ब्लॉक होगा, यहां पर उस ब्लॉक का वेट एक्ट कर रहा होगा, mg। इंक्लाइंड प्लेन पर रिजॉल्व करना है, ये थीटा, ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा, ये डाउनवर्ड्स जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन। तो आप लिख सकते हैं कि यहां जो एक्सेलरेशन होगा, दैट एक्सेलरेशन इज mg sin थीटा। सॉरी, डाउनवर्ड जो फोर्स है दैट इज mg sin थीटा, तो एक्सेलरेशन होगा mg sin थीटा बाय m। ये कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन आ गया g sin थीटा। ये एक्सेलरेशन है इसका g sin थीटा। अब करो जरा, ये तो g sin थीटा आ गया। अब देखिए, इसी तरह से ये तो आपने एक्सेलरेशन निकाल दिया जी साइन थीटा, और ये जी साइन थीटा कहाँ आ रहा है? ये जी साइन थीटा आ रहा है इस डायरेक्शन में। अब भी गलत है आमिर। इस, अब देखो यहां पर हमें एक्स और वाई एक्सिस चूज करने हैं, तो मैं ऐसा करता हूं जरा सा, यहां तक बताइए, कोई परेशानी किसी को? क्योंकि इसके बाद वाला स्टेप हो सकता है कुछ लोगों को बहुत परेशान कर दे। भाई अगर यहां कोई प्रॉब्लम रह गई तो अगला वाला स्टेप और परेशान कर देगा। उरूज, उमामा, आरिशा,
मैंने क्या किया, और ये वाला जो mg cos थीटा है ना, ये mg cos थीटा तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, तो ये तो एक्सेलरेशन को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ डाउनवर्ड्स होगा mg sin थीटा। इसे मैंने एक्स एक्सिस कह दिया, इसे मैंने वाई एक्सिस कह दिया। एक्स और वाई हमारी चॉइस होती है, हम कहीं भी ले सकते हैं। तो ये आपको मिल गया कार्ड का एक्सिलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग, तो आप इसे लिख सकते हैं ए इज जी साइन थीटा माइनस ऑफ आई कैप। मैंने इसे कहा हुआ है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ऊपर वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे वाला नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस। भाई ये समझ में आया? मैंने आई कैप थोड़ा सा चेंज कर दिया है, मैंने इसे चेंज कर दिया आई कैप को। मैं नहीं कह रहा कि ये वाला आई कैप है, मैं कह रहा हूँ ये वाला डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स और वाई शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मैं कहीं भी घुमा सकता हूँ। राहुल, वरुण, मंजू, कवलदीप, ये बात समझ में आ रही है कि एक्सचेंज्ड है? अरे भाई बताओ। राहुल, हो गया। अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, इसके भी कंपोनेंट्स लेने हैं, तो इसको मैं एक बार और ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ। यार मैं इसमें कोई चांस नहीं लेना चाहता, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये अभी नहीं समझ में आया तो हमेशा तुम इससे डरोगे कि इंक्लाइंड प्लेन पर पेंडुलम दे दिया तो पता नहीं क्या करना होगा। तो मैं तुम्हें करा रहा हूँ इजीएस्ट मेथड, इसको सीख जाओगे परेशानी नहीं आएगी कहीं। हमेशा जी इफेक्टिव निकाल कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व है। तो ये एंगल थीटा है भाई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो भाई नीचे एक्ट करता है जी। सो ये है आपका वाई एक्सिस था, और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब जी के कंपोनेंट्स ले लो, ये थीटा, जी का यहाँ कंपोनेंट आ जाएगा जी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट आ जाएगा जी साइन थीटा। तो तुम ऐसे लिख सकते हो जी को जी साइन थीटा माइनस आई कैप, ये हमारा एक्स एक्सिस है, प्लस जी कॉस थीटा, ये हमारा वाई एक्सिस है, माइनस जे कैप। तो ये आपका जी आ गया जी साइन थीटा माइनस आई कैप, जी कॉस थीटा माइनस जे कैप, ये जी मिल गया। अब आप जी इफेक्टिव लिख लो, जी इफेक्टिव इज जी माइनस ए। तो जी इफेक्टिव हो जाएगा जी विच इज जी साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस जी कॉस थीटा माइनस जे कैप माइनस जी साइन थीटा माइनस आई कैप। तो ये वाली टर्म इस टर्म को कैंसिल कर देगी। जी इफेक्टिव आ गया सिंपली जी कॉस थीटा माइनस ऑफ जी कैप। सो जो टाइम पीरियड होता है इट्स 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी इफेक्टिव, एंड जी इफेक्टिव इज दिस जी कॉस थीटा। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी कॉस थीटा। चलो जी, समझ में आया इतना? कवलदीप, मंजू, बस डायरेक्टली जी इफेक्टिव कैसे निकालोगे? जी इफेक्टिव डायरेक्टली कैसे निकाल लोगे? जी इफेक्टिव तो जी माइनस ए है, पहले ए तो निकालना ही होगा ना, उसी के बाद तो जी इफेक्टिव आएगा।
हाँ वो तो खैर सीक्वेंस है, वो तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं, तो तुम्हारी मर्जी है तुम किस सीक्वेंस को लेके जा रहे हो। भाई इतना लिख लो तो बताओ मुझे, फिर रब करते हैं। सिंपल पेंडुलम में एक आध छोटा छोटा वेरिएशन और है, उसे और देख लेते हैं। मोहित तुम्हें हो सकता है आज जरा सी प्रॉब्लम आ रही हो, धीरे धीरे ये सॉल्व हो जाएगा। भाई इसे मैं रब कर दूं, लिख लिया सबने? उरूज, मामा, अमरीश कोई डाउट है इसमें? तुम्हारा ज्यादा गलत आ रहा था, कोई डाउट अमरीश? राहुल रब कर दूं इसको? राहुल चलो, चलो जी इसको रब करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इसी सिंपल पेंडुलम में ना एक कहानी और जोड़ देता है। कहता है इफ पेंडुलम इज इमर्ज्ड इन वाटर, मैं जितनी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स दिखते हैं पेंडुलम पर वो सारे इसी थ्योरी में कंसीडर कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। अगर मैं पेंडुलम को वाटर में डाल दूं तो देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर मैंने ये एक वाटर कॉलम ले लिया, यहां कहीं पेंडुलम अटैच कर देते हैं, इसके अंदर कुछ लिक्विड फील्ड है और यहां से उठाकर इस पेंडुलम को हमने इसके अंदर डाल दिया, एक पेंडुलम डाल दिया यहां से। वाटर के अंदर आपने पेंडुलम ऐड कर दिया, ये पेंडुलम है। तो सिंपल पेंडुलम पर देखो फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रही होंगी। डाउनवर्ड्स तो इसका वेट एक्ट कर रहा होगा जो एयर में कर रहा था। अब बस एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगी, ये जो एक्स्ट्रा फोर्स आएगी दैट इज नोन एज बॉइंट फोर्स। एक एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स और आनी शुरू हो जाएगी। तो वेट mg डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, अपवर्ड्स एक बॉइंट फोर्स एक्ट कर जाएगी। सो जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है पेंडुलम पर, नेट फोर्स ऑन पेंडुलम, एफ नेट, नेट फोर्स इज वेट ऑफ पेंडुलम माइनस बॉइंट फोर्स। और इस नेट फोर्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज मास इनटू इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज mg माइनस बॉइंट फोर्स। तो एक तरीका तो ये है कि भाई आप यहां से जी इफेक्टिव निकालिए और सॉल्व कीजिए। मैं इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर रहा हूं। मैं मान के चल रहा हूं जो न्यूमेरिकल मुझे याद है उसमें दिया था पेंडुलम इज फुल्ली इमर्ज्ड, is fully immersed in liquid, in liquid, लिक्विड में पेंडुलम को पूरी तरह से इमर्ज कर दिया। अगर पेंडुलम को लिक्विड में आपने पूरी तरह से इमर्ज कर दिया तो जो बॉइंट फोर्स होती है होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। दिस इज वॉल्यूम ऑफ पेंडुलम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय जी। तो आप इसे यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो m इंटू जी इफेक्टिव आ जाएगा, इट्स mg माइनस वॉल्यूम ऑफ पेंडुलम डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय जी। अब अगर मैं ऐसा करूं कि बॉडी की जो डेंसिटी है दैट इज रो, बॉडी की डेंसिटी को लिख सकते हैं मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉडी, बॉडी इज पेंडुलम। तो यहां से आप वॉल्यूम ऑफ पेंडुलम को लिख सकते हैं, इट्स मास
इंटू डेंसिटी ऑफ पेंडुलम, और इस बॉडी को ना यहाँ पेंडुलम ही लिख देते हैं, पेंडुलम की डेंसिटी है। दिस इज डेंसिटी ऑफ पेंडुलम, मास बाय डेंसिटी ऑफ पेंडुलम। तो अगर इसे मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, इस वाले को उठाकर यहां, तो m इंटू जी इफेक्टिव आ जाएगा, इट्स mg माइनस m बाय डेंसिटी ऑफ पेंडुलम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू g। तो देखिए m तो यहां कैंसिल हो गया, g इफेक्टिव आपको मिल गया, इट्स g माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ पेंडुलम इनटू g। तो यहां से g इफेक्टिव आ गया, g हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस सिग्मा लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ पेंडुलम। अब बस आप पेंडुलम का फॉर्मूला तो आपको याद होता ही है, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी इफेक्टिव। तो अगर किसी को फॉर्मूला याद रह जाता है तो टाइम बच जाएगा एग्जाम में, नहीं तो स्टैंडर्ड मेथड ये है, इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। भाई ये क्लियर हुआ सबका कि अगर वो आपको दे दे कि पेंडुलम किसी लिक्विड में इमर्ज्ड है, वाटर में डाल दिया, तब क्या चेंज आएगा? अच्छा ये बता दो इस एक्सप्रेशन को देखकर कि एयर के कंपेरेबल टाइम पीरियड बढ़ रहा है या कम हो रहा है? जब पेंडुलम एयर में था तो उसके कंपेरेबल टाइम पीरियड बढ़ गया या कम हो गया, इंक्रीज हो गया? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोमिनेटर में, जी डिक्रीज हो गया और ये बढ़ गया। चलो जी लिख लो जल्दी से इतना, फिर आगे बढ़ेंगे। मोहित ये क्रैश कोर्स है, सारे स्टूडेंट्स 12th पास है, क्रैश कोर्स है जेई के लिए, सब 12th पास। भाई इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं जरा कंपाउंड पेंडुलम क्या चीज है। भाई इतना हो जाए तो बताइए, आगे बढ़ते हैं फिर। तो लिक्विड में डालने पर टाइम पीरियड बढ़ जाता है। रब कर दूं, लिख लिया सबने? राहुल, मंजू, कवलदीप, चलो चलो जी, सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट आता है कंपाउंड पेंडुलम। तो देखो सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम में थोड़ा सा डिफरेंस है। सिंपल पेंडुलम में आप एक मासलेस कुछ लेते हो, उसमें ऐड कर देते हो। कंपाउंड पेंडुलम के अंदर कोई भी आप रिजिड बॉडी ले लो, कंपाउंड पेंडुलम में हम ऑसिलेशन लेते हैं, ऑसिलेशन ऑफ रिजिड बॉडी। तुमने एक रॉड ले ली, उस रॉड को ऑसिलेट कराना शुरू कर दिया। तुमने एक प्लेट ले ली, प्लेट को ऑसिलेट कराना शुरू कर दिया। रैंडमली कोई भी तुमने रिजिड बॉडी ली, कोई भी रिजिड बॉडी ली ऐसे करके, इसे यहां तुमने ओ पर फिक्स कर दिया।
रिजिड बॉडी पिवटेड एट ओ, ओ पर अटैच्ड है और ये ऑसिलेट कर रहा है, इसका ऑसिलेशन कंपाउंड पेंडुलम कहलाएगा। अब यहां थोड़ा सा चेंज आता है। देखो, जब मैंने सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला आपको करवाया था तो ओमेगा लिखा था एक स्टेप पर, ओमेगा इज रूट ओवर mgl डिवाइडेड बाय I लिखा था, वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं यहां तक पहुंचा था जब मैं डिराइव करवा रहा था, तो ओमेगा ये लिखा था, फिर हमने I को ml स्क्वायर लिख दिया था। तो यहां पर जब आप कंपाउंड पेंडुलम लोगे, कंपाउंड पेंडुलम में मोमेंट, अब पहले समझो L का क्या मतलब है। इस रिजिड बॉडी का कहीं कोई सेंटर ऑफ मास होगा, C इज सेंटर ऑफ मास। O और C के बीच में जो सेपरेशन होगा, दैट सेपरेशन इज L। तो एक बार और देख लो भाई, किसी को कोई डाउट है। कंपाउंड पेंडुलम का मतलब आपने कोई भी रिजिड बॉडी ले ली, आपने कोई रॉड ले ली, स्क्वायर ले लिया, शीट ले ली, कुछ भी है, कोई रिजिड बॉडी है, वो ऑसिलेट कर रही है, उस रिजिड बॉडी की ऑसिलेशन की वजह से कंपाउंड पेंडुलम बनेगा। तो आपने रिजिड बॉडी ली जिसे आपने पिवटेड एट ओ, ओ पॉइंट पर इसे फिक्स कर दिया, और ये रिजिड बॉडी ऑसिलेट कर रही है टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी सी। तो यहां एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो एक्सप्रेशन है, दैट इज mgl बाय I। ये मैं वहीं से ले रहा हूं, सिंपल पेंडुलम मैंने यहां तक ड्राइव करवाया था। और यहाँ जो L है, दैट L इज द सेपरेशन बिटवीन O एंड सेंटर ऑफ मास। जहां आपने अटैच किया हुआ है वो और सेंटर ऑफ मास के बीच का सेपरेशन इज L। I जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O। I is moment of inertia of rigid body about O। तो आप, अगर आपको ये O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो आप यहीं छोड़ दीजिए, ओमेगा आ जाएगा। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस होती है एक। सो मैं यूज कर रहा हूं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यहां पर। ये तो सिंपल एक्सप्रेशन होगी। अब जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, देखिए न्यूमेरिकल्स के लिए क्या क्या करना पड़ता है। थ्योरम ऑफ, यहां से जो मैं करा रहा हूं वो न्यूमेरिकल्स में पूछ लेता है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहता है कि आपको O के अबाउट चाहिए ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट C प्लस मास ले लो बॉडी का, O और C के बीच का सेपरेशन ले लो। O और C के बीच में सेपरेशन कितना है, L। So that will be IC plus ML square. So IC is IC है, yeah? It's moment of inertia about center of mass. तो इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आप लिख सकते हैं ओमेगा हो जाएगा रूट ओवर mgl डिवाइडेड बाय IC प्लस ml स्क्वायर। अब IC याद होता है कि मान लो अगर वो कहता है डिस्क है, तो डिस्क के लिए IC होता है mr स्क्वायर बाई 2। वो आपसे कह देता है रॉड है, IC हो जाता है 1/12 ml स्क्वायर। तो ऐसे अलग अलग शेप्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा, ओमेगा कैलकुलेट हो जाएगा। अब वो क्या करता है, यहां से कुछ क्वेश्चंस और बनाता है रेडियस ऑफ गायरेशन की टर्म्स में। तो अगर मैं कहता हूं इफ k इज रेडियस ऑफ गायरेशन, k इज रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट c। अगर k c के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन है, अगर उसने दे दिया कि भाई k रेडियस ऑफ गायरेशन है c के अबाउट, तो अगर k c के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो आप IC को सिंपली लिख सकते हैं m के स्क्वायर। अलग अलग शेप्स के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे रिंग है, रिंग के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन r होता है। डिस्क है, डिस्क के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन r बाय रूट 2 हो जाता है। रॉड है,
रॉड के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन L/√12 हो जाता है। तो अलग अलग शेप्स के लिए अलग अलग। अगर मैं यहाँ पर IC की जगह m के स्क्वायर रख दूं तो ओमेगा का एक्सप्रेशन होता है √mgl डिवाइडेड बाय m के स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर। भाई ये भी सेम मासेस हैं तो ये भी स्मॉल m है और ये भी स्मॉल m है। सब एक ही चीज है ना, सब स्मॉल m है। मासेस अलग अलग नहीं है, बॉडी का ही मास ले रहा हूं, तो मैंने कहीं गलती से स्मॉल m कहीं कैपिटल M कर दिया, तो स्मॉल m। तो देखिए हर तरफ से ये m तो कैंसिल हो गया, ओमेगा आ गया √L/k² प्लस L²। यहां तक बताइए, कोई परेशानी किसी को? चलो इतना लिखो, दिस इज कंपाउंड पेंडुलम।